नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आरएनए डीएनए के सीक्वेंस में आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूं वो बेसिकली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है और रिसेंट में चर्चा का मुद्दा रहा है। इसलिए इस टॉपिक को आज हम लोग मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज के साथ देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए हमारे यहाँ बैचेस शुरू हो चुके हैं और जिस स्टूडेंट को ऑप्शनल अगर पीएसआईआर, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी अगर की प्रिपरेशन करना है तो वो 10 जुलाई 2021 से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। 4 मंथ का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और आप अच्छे तरीके से इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आप कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स के डिटेल न्यूज एनालिसिस, डीएनए रेगुलर न्यूज एनालिसिस, आरएनए और डीएनए के सीक्वेंस में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। यह गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु जो है वो बेसिकली चेन्नई में है। क्लियर है? तो हम इसके देखेंगे कि यह किस कारण आज ये बहुत फेमस है और अभी ये चर्चा में क्यों रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे खासकर जो नेशनल पार्क होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होता है, लेकिन उसके लिए यह बेसिकली गिंडी नेशनल पार्क जो चेन्नई में है वह एक अगर देखा जाए तो वो जू है, चिड़ियाघर है और उसमें बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारे फ्लोरा और फौना को उस नेशनल पार्क में कंजर्व किया गया। इसी सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी कि हम लोग केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, यह बेसिकली क्या है, तो उसके लिए आपको ध्यान यह देना होगा कि यह बेसिकली आप देखेंगे कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एक समय, यह ध्यान देना, स्टेटरी बॉडी है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में, ध्यान देना, जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य देख लाभ के लिए न्यूनतम मानकों एवं मानदंडों को लागू करना। ध्यान देना, इसका मेन उद्देश्य एक स्टेटरी बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है और इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे भारत में जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके रखरखाव यानी कौन से सुटेबल प्लेस होगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और अकॉर्डिंग टू उनके क्लाइमेट, क्या करते हैं कि जानवरों के रखरखाव और उनकी स्वास्थ्य देखभाल। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर पोलार बियर को अगर हम इक्वेटोरियल रीजन में या ट्रॉपिकल जोन में लेके जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वह उसकी सहन शक्ति उतनी नहीं होगी जो उस क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि ये सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो बेसिकली उसका काम क्या है कि किसी भी जानवर के लिए उनके न्यूनतम जो कहा जाता है रखरखाव और स्वास्थ्य के लिए यह क्या करता है, उसके न्यूनतम मानक एवं मानदंडों को पूरा करने के लिए यह प्राधिकरण बनाया गया, यह अथॉरिटी बनाया गया। इसी के साथ अगर देख लें कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अध्यक्षता, ध्यान देना, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एवं ये क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। इसमें कुल 10 सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव शामिल भी होता है, एक सदस्य सचिव भी इसमें शामिल होता है।
इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जो होता है समृद्ध जैव विविधता, यानी इसमें बायोडाइवर्सिटी को काफी इनरिच करना, काफी समृद्ध करना, परस्पर करना और संरक्षण, उसका कंजर्वेशन करना, राष्ट्रीय प्रयास को और अधिक मजबूती प्रदान करना होता है। तो ध्यान देना कि सेंट्रल जू अथॉरिटी जो होती है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और उसमें कुल 10 मेंबर्स होते हैं और एक सदस्य सचिव शामिल होता है। और इस प्राधिकरण का मेन उद्देश्य है बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अनुसार क्या करना, प्रॉपर मैनेज करना। अब आप देखोगे कि चिड़ियाघर या जियोलॉजिकल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 2 में 39 पॉइंट के अनुसार इसमें दिया गया है कि चिड़ियाघर या जियोलॉजिकल पार्क का अर्थ ऐसे कृषि प्लेस से होता है जहां जानवरों को आम जनता के लिए प्रदर्शनी हेतु रखा जाता है। ध्यान देना, यह शब्द जो बात करी गई है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 2 और उसमें 39 क्लॉज में यह बताया गया है कि कोई भी जियोलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर वह प्लेस होता है या वह प्रतिष्ठान होता है जहां आम जनता के लिए प्रदर्शनी हेतु जानवरों को रखा जाता है। इस प्रतिष्ठानों का उपयोग लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण हेतु भी किया जाता है। और ध्यान देना, इस चिड़ियाघर में जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो फ्लोरा और फौना एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देने का काम किया जाता है। विश्व भर में चिड़ियाघरों की शुरुआत एक मनोरंजन केंद्र के रूप में की गई है। जनरली देखा गया है कि जो ये जियोलॉजिकल पार्क्स होते हैं वो बेसिकली एक एंटरटेनमेंट के साधन वाला प्लेस होता है जहां बच्चे और अदर लोग जाके क्या करते हैं, वहां एंजॉय करते हैं। कुछ दशकों में ये प्रतिष्ठान यानी ये प्लेस जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एवं इन्वायरमेंट रिलेटेड जो एजुकेशन को क्या करते हैं, ये प्रमुख सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इकोलॉजी साइकिल है वो डिस्टरबेंस हो रहा है और बहुत सारे फ्लोरा और फौना जो है एक्सटिंक्ट मोड पे आ रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए यहां जियोलॉजिकल पार्क में या चिड़ियाघर में जो क्या किया गया है कि उन जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो जानवरों का संरक्षण होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल की जब हम बात करते हैं के अलावा चिड़ियाघर में जानवरों के दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब होता है कि एकदम रेयरेस्ट जो स्पेसीज है उसको भी ये प्रोटेक्शन देने का काम किया जाता है। देश के कई चिड़ियाघरों में बीमार, घायल और जंगली जानवरों की देखभाल की जाती है। ध्यान देना कि जो बीमार हो चुका है या किसी तरीके से घायल हो चुका है या जो वनों में रहने वाला, ध्यान देना, जो वनों में रहने वाला इस तरह के अगर कोई जानवर है तो उसको भी देखभाल किया जाता है। चिड़ियाघर में जानवरों को विशेष तौर पर घायल जानवरों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होती है और इन जानवरों की देखभाल की जाती है। जनरली अगर आप देखेंगे तो यहां क्या होता है, यहां बेसिकली अगर हम बात करें कि घायल जानवरों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और आने वाले दिनों में उस स्पेसीज को प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जा सके। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि लुप्त प्राय अगर हम बात कर लेते हैं कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षित कर प्रोटेक्शन देकर देश और विदेश के चिड़ियाघरों और जियोलॉजिकल पार्क में भविष्य की पीढ़ी के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एक्चुअली जो एक्सटिंक्ट हो गए उनको भी प्रोटेक्शन करने के लिए जियोलॉजिकल जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें काफी तेजी से वर्क हो रहा है। जानवरों के व्यवहार, जो उनके बिहेवियर, उनके न्यूट्रिएंट की जो आवश्यकताओं एवं प्रजनन चक्र आदि को समझने के लिए चिड़ियाघर में एक अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
तो ध्यान देना कि चिड़ियाघर जो होता है वो बेसिकली जानवरों के बिहेवियर, उनके कौन कौन से न्यूट्रिएंट दिया जाए और किस तरीके से उनकी पॉपुलेशन को ग्रोथ कराने के लिए उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ताकि जो एक्सटिंक्ट जो हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट मोड पे आ चुके हैं उन जीव जंतुओं को किस तरीके से उनकी पॉपुलेशन बढ़ाया जाए, उसके लिए यह एक जो नेशनल पार्क होता है या जूलॉजिकल, जो ध्यान देना, जो जूलॉजिकल जो पार्क होता है या चिड़ियाघर जो होता है वो बेसिकली वो एक अनुसंधान सेंटर का काम करता है, जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का क्या किया जाता है, उसमें निरीक्षण, परीक्षण और उनके प्रोटेक्शन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी लाइफ साइकिल के साथ साथ उनके ये रिप्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़े। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि भारत में चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क की क्या कंडीशन है और किस तरीके से है। तो जो सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में 145 मान्यता प्राप्त जूलॉजिकल पार्क हैं या चिड़ियाघर है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में 1854 में स्थापित संगमरमर पैलेस चिड़ियाघर वर्तमान में देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। तो ध्यान देना, देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर जो है वो बेसिकली पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में जो 1854 में बनाया गया था, और ये संगमरमर पैलेस में चिड़ियाघर जो वर्तमान में सबसे पुराना चिड़ियाघर है। भारत में जियोलॉजिकल पार्क की अगर हम बात करते हैं या भारत में चिड़ियाघर की बात करते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रावधानों के अनुरूप इसमें जो नेशनल, ध्यान देना, जियोलॉजिकल, ये ध्यान देना, नेशनल जियोलॉजिकल जो पॉलिसी 1998 के तहत निर्देशित करता है। तो ध्यान देना कि जो इन चिड़ियाघरों में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनको 1972 प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ये जो ध्यान देना कि राष्ट्रीय ये जो नेशनल जियोलॉजिकल पॉलिसी 1998 के तहत जो निर्देशित करता उसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। भारत सरकार ने देश में चिड़ियाघरों के कामकाज की देखरेख करने बिना मान्यता वाले चिड़ियाघरों की स्थापना को रोकने के लिए 1992 के लिए केंद्रीय प्राधिकरण, ये ध्यान देना, केंद्रीय जूलॉजिकल, ये सेंट्रल जूलॉजिकल प्राधिकरण की स्थापना किया। तो ध्यान देना, सेंट्रल जूलॉजिकल पार्क जो सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी की स्थापना 1992 में किया गया था, और इसलिए किया गया था कि जो अवैध रूप से या जो इलीगल तरीके से जो चिड़ियाघर को डेवलप कर रहे हैं उनको प्रॉपर रेगुलाइज कर सके, प्रॉपर उसको कंजर्व कर सके, और दूसरी चीज हो कि उसके लिए नियम और कानून बना सके ताकि इनका प्रोटेक्शन किया जा सके। तो जो ध्यान देना, जो ये आप ध्यान देना कि 1992 में जो सेंट्रल जियोलॉजिकल अथॉरिटी की स्थापना 1992 में किया गया था। अब वाइल्ड लाइफ वीक जो है हर साल मनाया जाता है। तो ध्यान देना, भारतवर्ष में प्रत्येक अक्टूबर, ध्यान देना, प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में ये वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। इस तरह का आयोजन का मेन उद्देश्य है पशु पक्षियों के क्या करना, संरक्षण देना। और वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत 1952 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। तो वाइल्ड लाइफ वीक जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, और यह 1952 से शुरुआत इसका किया गया। इसका मेन उद्देश्य है पशु पक्षियों को प्रोटेक्शन देना, और जो धीरे धीरे खत्म होने वाले कागार पर हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शंस देना। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि इस तरह कैसे प्रोटेक्शन करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड को हम लोग एक्स सीटू कहते हैं और एक मेथड को हम लोग इन सीटू कहते हैं। तो एक्स सीटू जो है संरक्षण का आशय वनस्पति या जीवों को उनके नेचुरल प्लेस पर या नेचुरल हैबिटेट प्लेस पे मूल वातावरण से के बाहर एक अलग स्थान पर संरक्षित करने से होता है।
तो XC2 का मतलब होता है कि उनके, ध्यान देना, इसका प्रोटेक्शन करना, ये ध्यान देना, वनस्पतियों को या जीव जंतु उनके नेचुरल आवाज ध्यान देना, या उसके मूल वातावरण के बाद अगर मान लीजिए कि कोई, अगर मान लीजिए कि किसी प्लेस पे कोई पौधा हो रहा है, वहां उसको संरक्षण न देकर किसी दूसरे प्लेस पे उसको प्रॉपर संरक्षण दिया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए, उसको XC2 कहते हैं। इस संरक्षण की पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत ध्यान देना जीन बैंक और ये सीड्स बैंक आदि का रखरखाव भी शामिल होता है। तो ध्यान देना XC2 में जीन, जो जीन बैंक होते हैं और सीड्स बैंक होते हैं, उनका भी रखरखाव XC2 में किया जाता है। तो ध्यान देना XC2 का मतलब जो प्लेस उनका ओरिजिनल है वहां ना करके किसी दूसरे प्लेस पे जब उनका कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, प्रोटेक्शंस दिया जाता है, उसको हम लोग XC2 कहते हैं। उसके बाद इन सीटू का मतलब ही होता है कि संरक्षण का मतलब है कि किसी वनस्पति या जीव जंतु को उनके प्राकृतिक अवस्थाओं में संरक्षित करने की जो पद्धति होती है या जो स्थान निर्धारित किया जाता है, उसी को हम लोग इन सीटू कहते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत ध्यान देना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ से नेशनल पार्क की बात करते हैं। इस रूप में प्राकृतिक आवासों के अनुसार रखरखाव शामिल है। तो ध्यान देना इन सीटू में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है और नेशनल पार्क आता है। इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि स्पेशली जो कहा गया है कि नेशनल पार्क जो है, बुंडी नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो यह नेशनल पार्क आपको कहां है, यह बेसिकली चेन्नई में है, यानी तमिलनाडु में है। अब आप देख सकते हैं कि यह, अगर इस नेशनल पार्क की ध्यान देना, गिंडी नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उन चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों में से भी एक है जो शहर के अंदर अवस्थित है। ध्यान देना यह नेशनल पार्क एक ऐसे प्लेस पर है कि यह शहर में स्थित है। यह चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह ध्यान देना, यह चेन्नई महानगर के मध्य में स्थित है। यह कोरोमंडल तट के उष्णकटिबंधीय सदार बाहर वनों के अंतिम हिस्सों में से एक है। और यह कहा जाता है कि जब इंडिया का मैप आप देखोगे तो इंडिया का मैप आप देखते हैं तो इंडिया का मैप आप देख लें कि यह इंडिया का मैप है। तो ये ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। और इसी कोरोमंडल तट का अगर हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन ड्राई फॉरेस्ट जो होता है वो बेसिकली आप देखोगे कि इसी कोरोमंडल कोस्ट में, ये जो आप देख रहे हो ये कोरोमंडल कोस्ट है। और इसी कोरोमंडल कोस्ट में आप देखोगे कि यहां जो वन पाए जाते हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा बारिश होती है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहां जो होता है इसका अंतिम सिरा वाले ये जो पोर्शन है, ये आप पोर्शन देख रहे हो, यही जो पार्ट है ये है गिंडी नेशनल पार्क। और इसी गिंडी नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये कोरोमंडल कोस्ट के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों में अंतिम हिस्सों में स्थित है। अब गिंडी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि ये 22 एकड़ के जमीन में ये XC2 कंजर्वेशन है। XC2 कंजर्वेशन के लिए चिल्ड्रन पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। तो ध्यान देना, इसको चिल्ड्रन पार्क के रूप में अभी क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है। गिंडी सर्प उद्यान गिंडी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ स्थित है। इसे वर्ष 1995 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी से एक मध्यम चिड़ियाघर के रूप में वैधानिक प्राप्त हुई है। तो ध्यान देना 1995 में इसे ये CZ का मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इसे मीडियम जियोलॉजिकल सेंटर स्थापित करने का सर्टिफिकेशन प्राप्त है। 1978 में ध्यान देना इस छोटे क्षेत्र में जिसे पूर्व में गिंडी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क जो घोषित किया गया था वो 1978 में इसको घोषित किया गया था नेशनल पार्क। किसको? गिंडी नेशनल पार्क। और ये गिंडी नेशनल पार्क के बाद इसमें वृक्ष
इसमें अगर हम यहाँ के फ्लोरा और फौना के विषय में अगर बात करें तो 30 से अधिक प्रजातियों के कई शताब्दी पुराने विशाल बरगद के वृक्ष हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए तो बरगद का वृक्ष है और इसमें काले हिरण की अधिकता है, चित्तीदार हिरण है, सियार है, सांपों की भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं। इसीलिए उसके आप देखेंगे कि वहां सर्प अभ्यारण्य भी है। ये आप देखें पक्षियों की संख्या लगभग 100 से अधिक प्रजातियां हैं और तितलियों की लगभग 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। तो ये गिंडी नेशनल पार्क में फ्लोरा और फौना की एक अलग वैरायटीज है, जहां की एक इकोसिस्टम के रूप में डेवलप्ड है। अब तमिलनाडु के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जिसे धनुषकोडी में है, ये धनुषकोडी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में अन्नामलाई अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ऊटी में है, और मुदुकमलाई राष्ट्रीय उद्यान मुदुकमलाई में है। तो आप देख सकते हैं कि इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन नेशनल पार्क, ये अन्ना जूलॉजिकल पार्क आप देख सकते हो, ये अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये आपको डिफाइंड है कि ये कहां है। तो आप देख लो कि अन्ना, ये आप देख सकते हो कि अन्ना ये जूलॉजिकल पार्क, उसके बाद गिंडी नेशनल पार्क, ये देखो मधुमलाई ये सेंचुरी है नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आप देख रहे हो वो ऊटी में है, और ये देखोगे बीरामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है, और ये देखोगे कि श्री विल्ली पुथूर सेंचुरी है, उसके बाद आप काला काकडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क है, पॉइंट कैलीमेयर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आप देख सकते हो कि वहां तमिलनाडु में ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब आप ये सोचोगे कि यह मैं क्यों बताने कि ये गिंडी नेशनल पार्क है, और गिंडी नेशनल पार्क की विशेषता है कि वो बीचों बीच शहर में है और उसको नेशनल पार्क है घोषित किया गया है, और नेशनल पार्क घोषित करने के साथ साथ उसको नेशनल पार्क तो 1978 में घोषित कर दिया गया था, लेकिन CZA के द्वारा उसको आप देखेंगे कि एक मध्यम दर्जे का उसका जूलॉजिकल सेंटर स्थापित है, और इसी आधार पर यह चर्चा का मुद्दा रहा है। रिसेंट में उसको चिड़ियाघर के रूप में परिवर्तित किया गया है, इसीलिए काफी चर्चा रहा है, और इसी सीक्वेंस में मैंने आपको बताया कि ये तमिलनाडु के ये मुख्यतः नेशनल पार्क है। यही है आपका ध्यान देना गुंडी नेशनल पार्क। ये गुंडी नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली चेन्नई में। इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक को सूक्ष्मता से अध्ययन करें, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, अगर रियल में आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर सिलेक्शन के कुछ मानक होते उसको आपको पूरा करना होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।